स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर गुरु में एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल जनरेशन्स के बारे में। जैसे अभी आपने सुना होगा कि हमारे पास इस समय वर्तमान में 5G रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो है, एयरटेल है, जिन्होंने अपनी कुछ शहरों में अभी भारत में इसकी 5G की सुविधा शुरू भी कर दी है। तो इसको समझने की आज कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस पे हम संदर्भ में बात करेंगे कि कौन-कौन से हमारे जनरेशन्स रहीं या जो इसकी हिस्ट्री थी वो क्या थी, कहाँ से हमारा शुरुआत हुई अ, सेल फ़ोन की या मोबाइल टेलीफ़ोनी की, और किस जनरेशन में क्या डिफ़रेंस आता है अलग-अलग मोबाइल टेक्नोलॉजी। उसको समझते हैं, आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी बहुत पहले की बात है ये। जो हिस्ट्री जब इसकी कही जाती है वो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन यानी जो रेडियो वेव्स होती हैं हमारी, उनकी स्टार्टिंग हुई थी और वहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी। तो जैसे आप जानते हो कि रेडियो और रेडियो वेव्स की बात होती है तो उस टाइम पे ये साइंटिस्ट थे इटालियन या इन्वेस्टिगेटर ये कह सकते हैं, मार्कोनी मरोनी। इन्होंने क्या किया था, मार्कोनी, इसको मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट लिख दी है इसकी। ये है ARCONI। तो ये जो थे, इन्होंने क्या किया था, रेडियो वेव्स का या रेडियो सिग्नल्स जो थे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इन्होंने भेजे थे। तो वो डेट थी 1895 ईस्वी की। 1895 में इन्होंने लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी रेडियो वेव्स भेजी थी उस टाइम पे। तो ये तो इसका कहा जाता है कि जो बेस हिस्ट्री यानी कि जो शुरुआत हुई यहाँ से वेव्स भेजने की, रेडियो वेव्स भेजने की, तो वो वहां से की गई। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में हमारे पास क्या होता था कि जो डेटा होता था वो ट्रांसफर तो होता था लेकिन वो सिंप्लेक्स मोड में होता था। जैसे अगर आप रेडियो की बात करें तो रेडियो में क्या होता है, और रेडियो में क्या होता है कि आपका डेटा सिंप्लेक्स फॉर्मेट में होता है। ये कभी हम इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे कि हाफ ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स टाइप का कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक सेंडर होता है और रिसीवर होता है, लेकिन ये रिसीवर जो होता है वो कभी सेंडर नहीं बन सकता। यानी अगर आप डेटा भेजना चाहो तो नहीं भेज सकते हो। रेडियो में जो न्यूज़ आ रही है, जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो आप सुन सकते हैं, मगर उन प्रोग्राम्स को हम खुद से यहाँ से अपनी वॉइस अगर भेजना चाहते हैं तो वो नहीं भेज सकते। जो रेडियो में आपका अनाउंसमेंट या अनाउंसर जो भी बोल रहा है वो आप सुन सकते हो। तो ये सिंप्लेक्स मोड का टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इसके विषय में भी हम कभी डिस्कस करेंगे विचार में कि सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, ये ए टू बी आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये जो था ये उस टाइम पे इन्वेंट हुआ था स्टार्टिंग में, यानी 19 सेंचुरी के स्टार्ट में आप कह सकते हो, उस टाइम पे हुआ। उसके बाद जब थोड़ी सी और हिस्ट्री आगे बढ़ती है इसकी, तो क्या हुआ, मार्टिन कूपर एक ये साइंटिस्ट थे, ये मोटरोला में वर्क करते थे उस टाइम, या इनके अंतर्गत मोटरोला जो था वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे। तो इन्होंने 1970 के अंदर एक ट्रांसमिशन के लिए डिवाइस बनाना शुरू किया, यानी जो टू वे वायरलेस कम्युनिकेशन कर सके। जो अभी हम लोग जैसे यूज करते हैं वायरलेस डिवाइसेस, तो ये टू वे वायरलेस कम्युनिकेशन कर सके। और ये डिवाइस के जो प्रोटोटाइप था वो 1974 में टेस्ट किया गया पहली बार। तो थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री आपको ये बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी थी उसका एक बेस बनना शुरू हुआ, या उसकी एक बुनियाद जिसको कहते हैं वो रखी गई यहाँ पे। जब ये यहाँ पे बन गया, फिर उसके बाद अराउंड 1979 में 1979 में एनटीटी करके एक ग्रुप था, कहते हैं उसको निपन, निपॉन करके था, ये निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। तो एनटीटी जो थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोक्यो में आपकी एक सर्विस शुरू की जिसको 1G मोबाइल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 1G क्या है, आपका जनरेशन के नाम से कहा जाता है। जी का मतलब है जनरेशन, तो यानी उसकी पीढ़ी। तो ये जो शुरुआत थी वो आपकी यहाँ से हुई। एनटीटी ने आपकी 1G मोबाइल की सर्विस यहाँ पे शुरू की, और सेम टाइम में ही आपके जो यूएस था, यूएस, फिनलैंड, कुछ इन कुछ देशों में भी इसकी शुरुआत हुई। यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके यानी कि आपका यूनाइटेड किंगडम, और यूरोप। तो काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में 1G मोबाइल कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। और यही एक कंपनी थी जिसने इसकी शुरुआत की थी, सबसे पहले जापान में की थी,
और जापान के बाद जो है ये यूएस, फिनलैंड, यूके और अदर कंट्रीज में भी हुई। ये 1980 के अराउंड की बात है जब ये इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शुरुआत की थी। तो 1G में क्या होता था, जो सिग्नल्स होते थे वो एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड था। यानी अभी तो हम इंटरनेट, वॉइप ये सब चल रहे हैं, इसको भी अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं, किस तरह से ये काम करता है। तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते थे कि वो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उस फॉर्म में एक तरह से रेडियो वेव्स आपकी ट्रांसमिट होती चली जाती थी। और ये एनालॉग जो सिग्नल्स होते थे तो उसके अंदर डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपके एनालॉग सिग्नल्स का लॉस होते थे बहुत से, कभी कभी वॉइस ब्रेक, जो अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करते हैं कॉल्स में, तो उस तरह की चीज़ें भी उस टाइम पे होती थी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन थी तो वो काफ़ी स्टार्टिंग थी, टेक्नोलॉजीज लोगों को पास थी नहीं, तो कोई जो टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस आप कह सकते हैं उस टाइम पे थी, तो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर भी नहीं हुई और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। उस टाइम पे कई सारी फ़ोन कंपनियां आई जो 1980s के अराउंड थी, जिसमें आपके AMPS करके एक कंपनी थी, एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स, नॉर्डिक मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स, एंड एक TACS करके थी कंपनी। तो इस तरह से कई सारी थी आपकी, AMPS करके थी ये, और उसके बाद NMTS, नॉर्डिक मोबाइल फ़ोन सिस्टम। तो ये सब जो थी ये इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में काम करना शुरू किया था, इसके यानी फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल सिस्टम्स में। और वहाँ पे एक जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके विषय में भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या होती है। वो हमारी 800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मली काम करता था ये, 800 एंड 900 मेगाहर्ट्ज। इसके विषय में भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा आगे समझेंगे कि क्या होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी आपकी बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो थी वो आपकी 10 मेगाहर्ट्ज के से और 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो स्टेम चैनल्स होते थे वो यूज करते थे। अभी मैं आपको इसका एक चार्ट डिटेल भी दूंगा कि जिससे हम समझ सकेंगे कि कौन कौन से होते थे। और यहाँ पे सिर्फ वॉइस ओनली कम्युनिकेशन था, नो एसएमएस, नो नो एसएमएस, इंटरनेट जैसा कुछ होता ही नहीं था। और उसके बाद जो आपका क्या आप यूज करते थे, सिर्फ वॉइस कॉल यूज किया जाता था वायरलेस मोड में। तो ये जो था ये आपके फर्स्ट जनरेशन थी जो 1980s के अराउंड आपकी आई थी। उसके बाद जो पॉपुलर जनरेशन आई वो थी हमारी सेकेंड जनरेशन, और जिससे हमने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हुए देखा है। और इसको हमने यूज़ किया, यानी कि जब आपके अराउंड 2000 के 2003 के अराउंड, जब आपका 23 के अराउंड जब BSNL का 2G और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ और लॉन्च हुआ सर्विस, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में काफ़ी एरियाज़ में ये सर्विस आपको मिलने लगी। इससे पहले अराउंड 1998 के अराउंड इंडिया में जो सर्विस आई थी वो आपकी 95 से 98 उस टाइम के ड्यूरेशन में उषा फ़ोन आया, फिर उषा फ़ोन ने अपनी सर्विसेज सरेंडर की। हचीसन एसआर करके आई जो आज के टाइम में वोडाफ़ोन को ने जिसको एक्वायर कर लिया बाद में। तो वोडाफ़ोन से पहले वो हचीसन एसआर था जो सर्विस दे रहा था। कुछ इस तरह के छोटे-छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स आए जिन्होंने लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। मेजर ड्रामेटिक चेंज जो आया, या मेजर जो बड़ा चेंज आया, वो आया आपके BSNL की उस टाइम 2G सर्विस लॉन्च होने के बाद। तो BSNL ने लगभग 300 रुपए से आपकी पर मंथ की सर्विस शुरू की, और उसमें आपको कुछ 130 रुपीज़ के अराउंड कम्युनिकेशन के लिए मिलती थी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो कॉल कॉस्ट थी पहले, तो जब इनिशियली शुरुआत हुई तो लगभग 6 रुपए 12 रुपए ऐसे पर मिनट कॉल होती थी, जो BSNL के टाइम में आपकी 2 रुपए 2.5 रुपए के अराउंड आ गई कॉल। तो लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया कि हाँ, मोबाइल अब हम परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये विद इन अ लिमिट है। शुरुआत में क्या था कि पहले यहाँ पे जो इनकमिंग कॉल होती हैं इसके भी आपको चार्ज देने होते थे, फिर धीरे धीरे वो चीज चेंज हो गई और इनकमिंग आपकी कॉलिंग, इनकमिंग कॉल्स फ्री हो गई। तो यहाँ सारी चीजें जो आपकी आई वो आई आपकी सेकंड जनरेशन के टाइम। तो सेकंड जनरेशन के टाइम में जो ये मेजर चेंजेस हुए, इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ कि मोबाइल थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू किया। इसके साथ साथ यहाँ पे हमको क्या मिलता था, वॉइस। और वॉइस में अब जो मेजर चेंजेस आए वो आए आपके GSM नेटवर्क पे बेस्ड होने की वजह से, जिसको कहते हैं आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और इसने हमको डेटा की सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू। जो डेटा की सर्विस आएगी, तो डेटा की सर्विस हमारे पास आ गई SMS, यानी कि शॉर्ट मैसेजेस भी अब हम भेजने लगे, और इसकी हेल्प से हम आपके इंटरनेट को भी एक्सेस करने लगे। उस टाइम इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती थी, शुरुआत हुई थी आपकी लगभग 14 kbps,
और अप टू इसको हम कहते थे 64 kbps तक की जाती। तो ये जो थी ये आपकी 2G की बेसिक स्पीड थी 64 kbps, mbps नहीं है, kbps है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी स्पीड थी वो काफी ज्यादा स्लो होती थी, लेकिन क्योंकि जब उस टाइम में ये टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल थी, बहुत कम्युनिकेशन, तो समथिंग दैट कम्स एज ए नोन या कुछ न्यू आता है, तो वहां पे अब आप कह सकते हो कि इसको लोगों ने अडॉप्ट किया और लोगों ने इसको लेने की कोशिश की कि भाई अच्छा इंटरनेट आ गया, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। आज तो हम वीडियोस देखते हैं, तब इस तरह से वीडियोस नहीं आते थे और वीडियो हम नहीं देख सकते थे ऑनलाइन, लेकिन आप वेबसाइट्स ओपन कर सकते थे, कंटेंट कुछ सर्च करना है कर सकते थे। इंटरनेट भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, लेकिन इवन चार्जेस भी काफी ज्यादा होते थे। लिमिटेड जीबी में डेटा मिलता था, 1 GB डेटा आपको मिल गया तो आपका पूरे मंथ के लिए वो हो जाता था। इस तरह से लोग यूज करते थे। और यहाँ पे जो दूसरी चीज आई वो आपकी एक आया नेटवर्क CDMA भी, जिसको उस टाइम पर रिलायंस, जो अभी रिलायंस जियो है, ये जियो नहीं था बल्कि रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से थी वो कंपनी, जो अब बंद हो चुकी है। तो रिलायंस का जो CDMA का नेटवर्क था, इन्होंने ये लॉन्च किया और अपना इन्होंने CDMA फोन्स भी दिए कि आप इसके थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्वालिटी को बेटर करने के लिए। ये आपका CDMA जो टेक्नोलॉजी थी ये भी आपका 1990s में ही डेवलप हुई थी। तो ये पूरा का पूरा जो सेकंड जनरेशन थी वो हमारा 1990s के अराउंड चलना शुरू हुई और ये काफी लंबे टाइम तक भी चली। यानी कि 2000 इवन अभी भी आप देख सकते हो 2G के सिग्नल्स या फोन्स आपके हो सकते हैं। जो 1G के फोन थे वो काफी बेडॉल बड़े से होते थे। 2G आते आते आपके फोन काफी अच्छे हो गए, जैसे नोकिया 3310, नोकिया 1100। तो इस तरह के फोन्स जो है वो आपके 2G को सपोर्ट करते हैं, यानी काफी हमें अच्छे फोन्स उस टाइम में मिले। और ये आपका सैमसंग और नोकिया दोनों टॉप लीडर थे जो उस टाइम के बिल्ड कर रहे थे। उसके अलावा मोटरोला, सोनी, इनके फोन्स भी आने लगे थे मार्केट में काफी सारे। लेकिन जो मेजर था प्रॉफिट वो क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक रोमिंग की सर्विस मिलने लगी, SMS की सर्विस वॉइस मिलने लगी, वॉइस और के अलावा, और उसके अलावा आपको इंटरनेट भी यहाँ पे अच्छे से मिलने लगा। तो फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रॉबैक थे उससे हमें काफी हद तक ओवरकम कर गए थे। और बाद में जब 2G का आपके कुछ इन्हेंसमेंट्स हुए, यानी इसको हम 2.5G भी कहते हैं, बट कोई स्पेसिफिक जनरेशन डिफाइन नहीं है क्योंकि जो उसके बैंड्स थे वो सेम थे। यानी जिन बैंड्स पे 2G नेटवर्क काम कर रहा था, जिन फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता था वायरलेस नेटवर्क, तो वो आपके सेम थे, इसलिए इसको स्पेसिफिक जनरेशन चेंज नहीं कहा गया। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट्स हुए तो 2.5G या इसको 2.75G भी इसके अंदर एड ऑन किया गया, जहां पे क्या हुआ, आपकी जो GPRS की स्पीड थी उस टाइम, इसको कहा जाता था GPRS, जो अभी हम जिसको इंटरनेट कहते हैं, ये इंटरनेट आपका उस टाइम GPRS के फॉर्म में जाना जाता था, यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जो आपके इंटरनेट वगैरह को चलाने के लिए यूज की जाती थी। तो ये आपकी 171 kbps तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पे ये पहुंच गई। फिर उसके बाद CDMA नेटवर्क आया, CDMA के एनहेंसमेंट्स आए, और लास्ट में जो 2.75G जिसको हम बात भी कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी अप टू 384 kbps का स्टैंडर्ड डेटा रेट इसमें माना गया, और इसको वहां पे एज की सर्विस भी कहा गया। इसको वहां पे एज सर्विस के नाम से जाना जाने लगा, यानी इनहेंस्ड डेटा GSM इवेलुएशन। सो ये जो था आपका एच की सर्विस, ये उसी GPRS का एक एडवांस वर्जन हुआ करता था। तो ये भी हमारे पास उसके बाद आने लगी। तो ये जो थी ये आपकी सेकेंड जनरेशन थी। जब यहाँ सेकेंड जनरेशन चली, सेकेंड जनरेशन के बाद कंपनीज को भी लगा और लोगों को भी लगा कि इंटरनेट इज समथिंग दैट वी एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब ये हमको चाहिए ही चाहिए है। और लोग पहले तो वायर्ड के केबल कनेक्शन लेते थे, उनको लैपटॉप्स में लगाते थे, उसके थ्रू इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट आता था। फिर जब आपका 384 kbps की स्पीड मिलने लगी यहाँ पे सेकेंड जनरेशन एंड होते होते, तो फिर थर्ड जनरेशन के ऊपर लोगों ने फोकस किया। अब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पास मल्टीमीडिया के एनहांसमेंट है। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जैसे आप वीडियो है, चैटिंग है, वीडियो कॉलिंग है, गेम्स हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क उस टाइम बहुत सारे पॉपुलर हुए। सबसे पहले एक ऑर्कुट आया था, फिर फेसबुक आया, और बाद में बहुत सारे आते चले गए। ऑर्कुट उस बाद में गूगल ने परचेज किया, बाद में ये सर्विस बंद हो गई थी। तो ऑर्कुट, फेसबुक, इस तरह के कई सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स निकलने लगे धीरे धीरे। और अभी तो जैसे अब आपके ट्विटर ट्विटर ये सारे काफी सारे बाद में आ गए। तो यहाँ पे जो 3G था, तो 3G के अंदर क्या था, अगर आप
जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज की गई, जो मेजर कंपोनेंट टेक्नोलॉजी थी, वो आपकी आ गई HSUPA। इसको कहते हैं HSUPA, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। अपलिंक एंड डाउनलिंक दोनों ही टेक्नोलॉजी थी, डाउनलिंक। तो ये आपकी जो थ्री जी था, 3G से इसको हम कहते हैं 3.5 GB कहते हैं और 3.75 GB कहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी आपकी, यहाँ से मूव करते करते इस लेवल तक पहुंचने लगी, और ये जो आपका डेटा रेट था इसको 2 Mbps के नाम पे लाया गया कि लगभग 2 Mbps का डेटा रेट आपका अचीव होगा। और आपको अपने मोबाइल में HSPA प्लस के नाम से भी जाना जाने लगा बाद में इसको, हाई स्पीड डेटा अपलिंक सर्विस को। और कभी कभी आपने देखा होगा जहां 3G नेटवर्क आता था, अगर किसी फोन में आ रहा होगा तो H प्लस करके लिख के आएगा, H प्लस ऐसे करके सिग्नल भी बन के आते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपका फाउंडेशन था LTE का। LTE मतलब आपका लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। बहुत से सेलफोन्स में आपको LTE भी लिखा हुआ दिख जाएगा, जो अभी हमारा 4 जनरेशन में जब हम मूव ऑन करेंगे तो वो आएगा। मैं अभी इसकी जनरेशन और लिस्ट आपको एक समरी में भी दिखाऊंगा, तो आप समझने की उसको कोशिश करेंगे, इजी समझेंगे कि कैसे आता है वो। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपके 3rd जनरेशन पास हो गई, देन उसके बाद हम हमारा 4th जनरेशन पे फोकस हुआ। 4th जनरेशन जो था, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इन्होंने आर्किटेक्चर ही लगभग चेंज कर दिया। डिपेंडेंसी जो थी वो पूरी पूरी की पूरी इंटरनेट पे पहुंच गई, यानी कि अब आपकी वॉइप कॉल्स होने लगी, वॉइस ओवर IP कॉल्स। यानी कि जो कम्युनिकेशन आपका स्टैंडर्ड होता था वो पूरा का पूरा अब आपका LTE फॉर्म में हो गया, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन फॉर्म में चेंज हो गया। और आपकी स्पीड इनहेंसमेंट हुआ, पैकेट लॉस आपका कम होने लगा, यानी कि जो आपकी कॉल्स ब्रेकिंग होती थी वो कम हो गई। डेटा आपको बहुत अच्छा मिलने लगा एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट की स्पीड, आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं इजिली। पहले क्या होता था 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन में, अगर आप कॉल पे हैं, वॉइस कॉल पे बात कर रहे हैं, तो GPRS का कनेक्शन बंद हो जाता था या एच का कनेक्शन बंद हो जाता था, आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आप सेम टाइम में इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने हेडफोन लगा लिया, मैं व्हाट्सएप के ऊपर चैट भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो थी पहले नहीं अवेलेबल थी, आपका इंटरनेट बंद हो जाता था जब आप वॉइस कॉल पे होते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो सारी चीजें रिमूव हो गई, या जो वो डिपेंडेंसीज थी वो आपकी एंड हो गई। ये आपका 4G आते आते पूरी टेक्नोलॉजी जो थी हम कह सकते हैं वो आपकी चेंज हो गई। स्पीड जो थी वो हमारी और ज्यादा एनहेंस हो गई, और आपकी 1 Gbps यहां तक आपकी स्पीड पहुंच गई। उसके बाद जब आती है हमारी 5th जनरेशन की बात, तो 5th जनरेशन में क्या हुआ, इसी टेक्नोलॉजी जो 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी थी इसी के ऊपर एनहेंसमेंट किया गया, लेकिन यहाँ पे अब डेटा रेट को और ज्यादा एनहेंस करने की कोशिश की गई। यानी कि अब आपका जो डेटा 4G में कम स्पीड मिल रही थी, उसी का एनहेंसमेंट हुआ 5G के अंदर। और यहाँ पे अब आपके बैंड, सब बैंड्स या स्पेक्ट्रम्स जो होते हैं वो भी चेंज किए गए। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, क्यों इनका एलोकेशन जरूरी होता है, अगर हम स्पेक्ट्रम को ना यूज करें तो क्या ड्रॉबैक्स होने लगेंगे, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो यहाँ पे जो आपकी इंटरनेट की स्पीड को माना गया वो आपका 10 Gbps माना गया, यानी 10 Gbps 10 Gbps तक आपकी इंटरनेट की स्पीड हो सकती है। इसको कॉस्टिंग को कम किया गया। यहाँ पे जैसे इसको हम, आपने नाम भी सुना होगा, इसको हम सेल फोन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो सेल्स के फॉर्म में होता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे किसी दिन, मोबाइल टेलीफोनी को समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, इसके पैनल्स क्या होते हैं, उसके बाद इनका कम्युनिकेशन किस तरह से चलता है। क्योंकि इस वीडियो में हमें, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है समझने के लिए कि टेलीफोन या सेल फोन्स की जो जनरेशन थी वो कौन कौन सी, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो वो चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 Gbps जो है इसकी एक स्टैंडर्ड स्पीड को माना गया है अभी तक के लिए। और अभी ये चूंकि इनिशियल टेस्टिंग फेज से थोड़ा सा बाहर आई है और अभी यूजर्स के पास आना शुरू हुआ है इसका एक्सपीरियंस, तो एग्जैक्ट कंफर्मेशन हमें कुछ टाइम के बाद मिलेगा कि ये किस तरह से काम करती है, या इस टेक्नोलॉजी का किस तरह कितनी सक्सेसफुल हुई है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको अंदर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरह क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा मैं आपके सामने एक इसका समराइज चार्ट दिखा रहा हूं आपको एज ए रेफरेंस, ये आपके लिए काफी अच्छी चीज रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये आपकी हमारी 1G की टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे ये आपकी 2G थी, ये 3G, देन 4G, देन 5G।
और ये टेक्नोलॉजी कब से आई है, कब से लॉन्च होना शुरू हुई, तो ये 70 से 84 के बीच में बात की जाती है। ये आपकी 80 से 99 तक चली। देखिए ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पीरियड है, ये टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड नहीं है। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पीरियड है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी इस टाइम डेवलप की गई। जाहिर सी बात है, जब आप 2G जो है वो हम 2010 में भी यूज कर रहे थे और इंडिया में वो तब भी यूज हो रही थी। ये 99 तक इसका डेवलपमेंट पीरियड माना जाता है और उसके बाद फिर ये टेक्नोलॉजी जो थी वो पब्लिक के लिए रोल आउट हो गई। तो पहले किसी भी टेक्नोलॉजी का जो पीरियड होता है वो होता है आपका डेवलपमेंट पीरियड। तो ये इसका डेवलपमेंट पीरियड था। और रोल आउट पीरियड का मतलब ये होता है कि आपका जब वो टेक्नोलॉजी रोल आउट कर दी गई, यानी पब्लिक के लिए, पब्लिक रिलीज के लिए भेज दी गई कि अब जो है आप इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक में यूज किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा हम समझते हैं यहाँ पे 3G जो टेक्नोलॉजी थी, ये हमारी 2002 में इसका डेवलपमेंट हुआ, जो लगभग हमने 2015-16 उसके बाद अभी भी हम यूज कर रहे थे कुछ टाइम तक। जियो के आने के बाद मोस्टली फोकस हो गया 4G पे। उसका रीजन क्या था कि जो कॉलिंग थी वो पूरी की पूरी इंटरनेट बेस हुई। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों PSTN नेटवर्क पे काम करते थे, ये आपके पैकेट नेटवर्क पे काम करता था, लेकिन यहाँ से पूरा का पूरा ही चेंज हो गया स्ट्रक्चर। चेंज क्या हो गया, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इंटरनेट पे बेस्ड हो गया और ये 5G भी आपका इंटरनेट पे बेस्ड है। तो ये एक्सेस सिस्टम्स हैं, FDMA, CDMA, कौन सा नेटवर्क नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे चैनल डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, तो ये हम अभी इसको समझेंगे कभी डिटेल में आगे कि कौन कौन से होते हैं और ये क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 Gbps 1 स्पीड थी, लेकिन यहाँ इसको मिनिमम मान लिया गया है। ये आपके अलग अलग हर्ट्ज बैंड थे, ये आपके इसकी टेक्नोलॉजी थी जो इसके अंदर यूज की गई। यहाँ पे LTE थी जो आपकी मिमो के नाम से आगे आ गई, ये MM वेव्स में आ गई है। इसका डेवलपमेंट पीरियड था 2010 से 2015 के बीच का, जो कि अभी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में चल रहा है, जो कि 2022 में हम इसको यूज करने जा रहे हैं भारत में, जबकि इसकी टेस्टिंग अभी पिछले कुछ साल में इंडिया में ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद अब हमारा इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह की हमारी हिस्ट्री रही है, जर्नी रही है। अभी थोड़ा सा और इसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि भारत में 5G जो लॉन्च हुआ है अभी रिसेंट में, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं या क्या उसके अंदर हमारे की पॉइंट्स हैं जो हमको समझना चाहिए या हमको पता होना चाहिए या हमें याद होना चाहिए एग्जाम या परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में 1 अक्टूबर, ये आपको याद रखने वाली डेट है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2022 को श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय, तो उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया था, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं IMCB, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में नई दिल्ली में इन्होंने उसका उद्घाटन किया था 1 अक्टूबर को। इस सर्विस को प्रारंभ करने की घोषणा की थी और ये सर्विस अभी तक जो प्रोवाइड की जा रही है वो जियो और एयरटेल के द्वारा की जा रही है। ये दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने प्लान लॉन्च कर दिए हैं, अपनी सर्विस लॉन्च कर दी है, लेकिन जो अभी वोडाफोन है वो अभी कतार में है, मतलब उसने अभी शुरुआत नहीं की है। जियो ने जो सर्विस है वो अभी आपकी कुछ ही शहरों में लॉन्च की है। एयरटेल ने 8 शहरों में लॉन्च की, 8 सिटीज में एयरटेल ने लॉन्च कर दी है और जियो ने आपके 4 शहरों में लॉन्च की है, 4 सिटीज में। ये मुंबई आपका है, उसके अलावा दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और कोलकाता, तो ये 4 शहरों में जियो ने लॉन्च की है सर्विस आपकी 5G की, जबकि एयरटेल ने आपकी जो सर्विस है वो लॉन्च की है 8 शहरों में, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई आपके सेम है, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी। तो सिलीगुड़ी, नागपुर आपके जो उसके अलावा चेन्नई और बैंगलोर, ये 4 सिटी ऐसे हैं जो एयरटेल ने जहां अपनी 5G की सर्विस शुरू की है अभी, लेकिन जियो ने अभी स्टार्ट नहीं की है। तो इन दो की अभी सर्विस आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आप ये सर्विस लेंगे तो उसके लिए आपको 5G कॉम्पेटेबल हैंडसेट होना जरूरी है। 5G कॉम्पेटेबल, और ये भी एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि जो 5G कॉम्पेटेबल हैंडसेट्स होते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा जियो और एयरटेल के जो बैंड हैं
उन बैंड्स का सपोर्ट होना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी बैंड जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, उन फ्रीक्वेंसी बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं इसके साथ, जो नॉर्मली होता है। वरना अगर नहीं भी होता तो जो अगर 5G हैंडसेट है तो मोस्टली जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने अपडेट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि जो उसके अंदर कॉम्पेटेबिलिटी का अगर कोई इशू है तो उसको फिक्स किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। तो इस तरह से ये भारत में भी सर्विस शुरू हो चुकी है, और होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा कि भविष्य में जल्दी ही हमें काफ़ी अच्छी 5G की स्पीड देखने को मिलेगी। तो अभी हमने भी टेस्टिंग नहीं की है, बट टेस्ट करने के बाद हम भी आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे कि कैसा लगा 5G का एक्सपीरियंस हमारा। 4G तक अभी भी हम शायद स्टेबल नहीं है। अगर हम कुछ क्षेत्रों की बात करें भारत के, तो वहाँ पे अभी भी 4G नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, लेकिन एक्सपेंड हो रहा है। जैसे कि जो कुछ स्पीति वैली है, या अगर कुछ भी आप लद्दाख के साइड जाते हैं तो वहाँ पे आपको उनमें 2G नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो कुछ, बट लेकिन वही है कि अभी हमारा जैसे एक बड़ा देश है, बृहद देश है, और विभिन्न परिस्थितियां हैं जहाँ पे उनको जलवायु या वहाँ का जो वातावरण है उसके अनुसार सिग्नल्स को प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है, नेटवर्क इंटरनेट को पहुंचाना। तो बट लेकिन धीरे धीरे हमारा क्षेत्र उस देश में प्रगति कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके बाद किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में, और उसमें आपसे हम डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।